Fantastic. And at the moment with us from my favorite political party, Mr. Hemant Kamble. Hemant Kamble साहब नमस्कार. नमस्कार राजीव जी, नमस्कार प्रदीप जी. नमस्कार. जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय भवानी, जय जय भवानी, जय महाराष्ट्र. जी, wonderful. I saw Mr. Raj Thakre ji's tweet today welcoming the 8 people who have come back. हमारे जो 8 नेवल ऑफिसर्स कतर से जो वापस आए हैं उनका स्वागत करते हुए, लेकिन उन्होंने साथ में एक और राइडर भी दिया है कि भाई देखिए हमारे कमांडर कुलभूषण जाधव को आप कृपा करके मत भूलिए. He also must be brought back. And yes. I think that's a great thing because everybody seems to have forgotten about Commander Jadhav. Very good of Mr. Raj Thakre to remind the government that hey listen, your job is not done yet. आप कृपा करके इधर भी देख लीजिए. कुछ बोलना चाहेंगे सर हेमंत कामले साहब उसके बारे में? आप नहीं, देखिए कैसे है ना कि जो हमारे लेवल ऑफिसर वहां पर उनको डेथ सेंटेंस हुई थी वहां पर, फिर हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर ने जो डिप्लोमेसी दिखाकर उनको उनके फैमिलीज को राहत दी है, इसके लिए हमें उनका अभिनंदन करना चाहिए. लेकिन साथ साथ में हमने ये भी याद दिलाया कि भाई कुलभूषण जाधव को भी आप उसके लिए भी कुछ एफर्ट्स लगाइए. मोदी गवर्नमेंट को मैं इसके लिए बधाइयां देना चाहूंगा और उनके फैमिलीज को भी, जो हमारे नौजवान हैं उनके फैमिलीज को भी इससे राहत मिली. बहुत बहुत बधाई. फैंटास्टिक. प्रदीप जी. Main thing, the most important thing, मनसे is concerned, पूरे एनर्जी मनसे के कार्यकर्ता शर्मिला ठाकरे जी जिस प्रकार से हर इवेंट में, और रिसेंटली उन्होंने कहा कि जहां पार्टी के अंदर महिला सशक्तिकरण है, वुमन एम्पावरमेंट विद इन द पार्टी, आई एम ऑलवेज देयर एवरीवेयर. And she is ready to campaign for all the MNS candidates and probably for the 2024 Lok Sabha election जहां आपका candidates होगा. She has voluntarily said that I will see that they will win, and that's a great motivating factor for the MNS. वो हम लोग vibrations देख रहे हैं. हेमंत कामले जी. डेफिनेटली शर्मिला ठाकरे जी ने जो अभी रिसेंटली आपने देखा होगा पिछले 2-3 महीने से जिस तरह से वो एक्टिव हुए, पूना में हो, थाना में हो, मुंबई में, हर जगह फंक्शन में जाते हैं और स्पेशली उनके पॉलिटिकल कोट बट बहुत ही मैच्योर्डली वो कोट दे रही है. और कहीं ना कहीं जितने मंजे हुए खिलाड़ी है, पॉलिटिशियन, जो पॉलिटिकल पार्टी है, उनकी राय वो बेबाक तरीके से रख रही है. तो मुझे लगता है ये हमारे महाराष्ट्र सैनिक जितने हैं, पार्टी के वर्कर्स है, जो ग्राउंड लेवल के वर्कर्स है, उनके लिए ये एक एनर्जेटिक स्पीच होता है उनका, और ऐसा होना भी चाहिए क्योंकि राज ठाकरे खुद बेबाक है और उनकी पत्नी है, तो उनका अंदाज भी वही है. और स्पेशली ग्राउंड लेवल के कार्यकर्ता इससे बहुत ही उत्साहित है, बहुत ही प्रेरित हो गए. वंडरफुल. एंड राज ठाकरे साहब ने जिस प्रकार से ये इश्यू उठाया, जो बजाज साहब ने बार बार बोल रहे हैं, भारत रत्न फॉर बाला साहेब ठाकरे, भारत रत्न फॉर बाला साहेब ठाकरे साहब, दैट इज वाज राज ठाकरे जी. और उन्होंने आगे कहा कि जिस प्रकार से कार्टून के माध्यम से सरकार पर आलोचना करना इन अ वेरी सटायरिकल मैनर, और जो परंपरा था लिटरेचर को हाईलाइट कर दिया था कि किस प्रकार से कार्टून बनाकर सरकार के खामियों को दिखा देना. दिस इज वन ऑफ द मोस्ट, he was one of the most valued asset where this kind of cartoons in newspapers वगैरह था. तो that satire is, तो उस सटायर के लिए और हर चीज के लिए कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स द नेशन, कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स महाराष्ट्र, राज साहब ने सबसे पहले आवाज उठाकर बोला कि बाला साहेब ठाकरे जी शुड गेट द भारत रत्न. हेमंत कामले जी. जी प्रदीप जी, राजीव जी, कैसे है कि जिस एरा में बाला साहब कार्टूनिस्ट बने थे, आई थिंक 1950 से लेके या 45 के बाद या 40 के बाद, और उन्होंने जिस तरह से इस पॉलिटिकल एरा में जो काम किया है, आई थिंक उनके एरा में जब वर्ल्ड लेवल पर डेविड लो ये फेमस कार्टूनिस्ट थे, और बाला साहब जो है कि इंडियन पॉलिटिक्स पे जिस तरह से वो एक कैसे ना कि एक आपका एक कार्टून जो होता है ना, एडिटोरियल के समान होता है. जो आपको एक एडिटोरियल में 2000 शब्दों की जो बात है एक कार्टून में कहना, और वो जो उनकी खासियत थी वो बहुत ही, जैसे आर.के. लक्ष्मण जो थे या बाला साहब थे, इनकी खासियत थी. तो मैं समझता हूं कि उनके कला के क्षेत्र में जो उनका योगदान है उसके लिए उनको भारत रत्न देने में
कोई भी प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। और सेंट्रल गवर्नमेंट को इसके बारे में सोचना चाहिए, क्योंकि ये सेंट्रल गवर्नमेंट की वहां पर फॉर्मेशन में इसकी नींव जो रखी थी वो बाला साहब ने रखी थी। देखिए, गोधरा कांड में जब अटल बिहारी जी या लाल कृष्ण आडवाणी जी ने जब उनकी बाला साहब की जब कुछ राय मांगी थी, तो उन्होंने कहा था, भाई आपने मोदी को हटाया तो आपका गुजरात गया। आज तो मोदी जी इस बात का शुक्रिया अदा करेंगे, अगर अगले जो भी भारत रत्न अवार्ड डिक्लेयर करेंगे तो उसमें शायद वो कर सकते हैं। And और उनको करना चाहिए। we must remind our viewers that Balasaheb Thackeray and George Fernandez both were colleagues, journalistic colleagues in the Free Press Journal. Free Press Journal में दोनों journalistic colleagues थे, और 1960 में both left the Free Press Journal. They started a newspaper called Newsday, which didn't last very long. और उसके बाद बाला साहब ठाकरे ने मार्मिक शुरू करी 1960 की बात, which is absolutely fantastic. और यही नहीं है, सिर्फ उनका कार्टून जो है वो फ्री प्रेस जर्नल में नहीं आता था, इट यूज्ड टू अपीयर इन द संडे एडिशन ऑफ द टाइम्स ऑफ इंडिया एज वेल. He had that deal with the owners of the FPJ, but then FPJ got sold and then things happened and so on and so forth. But all I'm saying is कि बाला साहब ठाकरे के लिए भारत रत्न दिया जाए, इसकी डिमांड क्यों हो, ये तो सामने से अपने आप आना चाहिए था ना. हेमंत कामले साहब, व्हाट डू यू थिंक? नहीं, देखिए कि वो कमेटी जो होती है, जो डिसाइड करती है, या फिर इनके पॉलिटिकल एजेंडा क्या होते हैं, और आपने देखा जिन लोगों को दिया है तो उसमें कर्पूरी ठाकुर का भी नाम था, लेकिन शायद उनका नाम डिक्लेयर नहीं हुआ है मेरे हिसाब से, बराबर है जी. तो ये कमेटी डिसाइड करती होगी, या फिर जो वहां पर जो पार्टी पावर में होती है वो डिसाइड करती है कि भाई किसको देना है, क्या करना है. तो शायद उस तरह की बातें होगी. भारत रत्न के लिए बाला साहब का नाम किसी ने सजेस्ट करने की जरूरत नहीं थी कि हिंदुत्ववादी सरकार जब यहाँ पर पावर में है, तो उन्होंने तो पहले ही सोचना चाहिए था. जब लाल कृष्ण आडवाणी जी का नाम आपने सोचा तो बाला साहब का नाम भी आना चाहिए था, लेकिन ये सोच अभी भारतीय जनता पार्टी को रखनी चाहिए. जी, दुरुस्त बात, एब्सोल्युटली ट्रू. Yes, जी, yes. प्रदीप जी. हेमंत जी, we are not talking about any particular incident. कोई पर्टिकुलर इंसिडेंट नहीं, मगर जनरल लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम जो हम लोग बात करते हैं, शरद पवार साहब आगे जाके बोले कि ये क्या जंगल राज की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं. सुप्रिया सुले has been continuously telling that देवेंद्र फडणवीस is not completely performing his duties as a home minister. चाहे वो कोयता गैंग पुणे को हो, अलग अलग फायरिंग के इंसिडेंट्स हो, वेरियस थिंग्स. Even the Manse has been critical to certain extent that law and order, and various speeches, even Sharmila Thakre ji has been highlighting that I would believe that law and order has to be controlled by the state. तो क्या आपको लग रहा है कि there are incidences of law and order problems in the state which can be handled better? हेमंत कामले जी. नहीं, लॉ एंड ऑर्डर की जो पिछले 10 साल में यहाँ पर जो सिचुएशन है, मुझे लगता है कोई चेंज नहीं हुआ है. फिर वो भी गवर्नमेंट थी जिन्होंने वहां पर पालघर में जो हत्याकांड हुए थे, ये वो भी एक गवर्नमेंट थी जो अब विरोध में बैठे हैं, जो अपोजिशन पार्टी में. उनके जमाने में भी ये सब थे. जैसे जितेंद्र आव्हाड जो आज डेमोक्रेसी की बात करते हैं, उन्होंने भी, उनको क्रिटिक किसी ने ट्रोल किया था तो उनको उठाकर लेके गए थे अपने बंगले पर. किरमुसे नाम के एक कार्यकर्ता को बहुत मारपीट की थी. तो मुझे लगता है पिछले 10 सालों में हमारे यहाँ पर जो लॉ एंड ऑर्डर की जो सिचुएशन है, आप देखिए ना, मनसुख हिरानी का क्या हुआ था, गवर्नमेंट किसकी थी? किसी गवर्नमेंट थी. अब यहाँ पर जितने भी इंसिडेंट हो रहे हैं, ये तो लॉ, देखिए कैसे है ना कि जितनी पार्टियां, भारतीय जनता पार्टी या शिवसेना के 2 गुट हो, या राष्ट्रवादी के 2 गुट, या कांग्रेस हो, इन्हें पावर से मतलब है. तो ये पावर में आने के लिए जिन जिन लोगों का साथ लेते हैं, तो उनको पावर में आने के बाद उनका साथ देना पड़ता है, जो क्रिमिनल्स है उनका. तो मुझे लगता है कि ये लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन की बात सिर्फ हम करते हैं, इन्हें इनका फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि इनको पावर मिली है, और इस पावर को उसको बनाए रखने के लिए इन पार्टियों को इन ऐसे गुंडों की या फिर ऐसे माफिया की या गैंगस्टर की जरूरत पड़ती है. तो मुझे लगता है कि देखिए, सुप्रिया सुले जी बात करती है लॉ एंड ऑर्डर की, उद्धव ठाकरे जी बात करते हैं लॉ एंड ऑर्डर की, कौन कौन बात कर रहा है? आप देखिए, इनके सबके रिकॉर्ड देखिए चेक करके.
जी दुरुस्त बात है। कोयटा गैंग हो या पुणे में हो, तो ये जितने गैंग्स है इसका कंट्रोल किसका था? आप रिकॉर्ड चेक करके देखिए, आपके मेरे मेरे से ज्यादा डेटाबेस आपके पास होगा। तो ये जो है ना कि भाई जब पलट जाता है, जब आप पावर में होते हो तो आपको उनको संभालना है, और जब अपोजिट में है तो फिर भी उनका भी साथ लेना है। तो ये चारों पार्टियां जो है, चारों पार्टी इसलिए करके उनके दो गुट पे मैं एक ही इसमें ये कर रहा काउंट कर रहा हूं, इन्होंने सबने यही किया है। तो ये सब बातें पावर में होने के बाद और अपोजिशन जाने के बाद, ये दोनों आप आपस में एक दूसरे पर आरोप करते रहेंगे कि भाई गुंडा राज चल रहा है, गुंडा राज चल रहा है। गुंडा राज पिछले 10 सालों से यही चल रहा है, 2014 से लेकर 2024 ये यही चल रहा है, क्योंकि इन्होंने इनका साथ लिया है पावर में आने के लिए, तो इनको तो संभालना ही है उनको। हेमंत कामले जी, आदरणीय सम्माननीय अशोक चौहान साहब ने रिजाइन कर दिया है बतौर एज अ कांग्रेस मेंबर ऑफ द कांग्रेस पार्टी एंड एज अ मेंबर ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली। हाउ डू यू लुक एट दैट? आपका क्या व्यू है इसमें, क्योंकि आपका व्यू ज्यादातर कुछ अलग होता है, मैं जानना चाहता हूँ आपसे। राजीव जी, पिछले 1 या 1.5 महीने पहले मैंने आपको बोला था कि बोला भाई एनसीपी में अगर कुछ दरार पड़ रही है तो कांग्रेस में बहुत बड़ी दरार पड़ी है, लेकिन वो दरार कब सामने आती है वो देखना पड़ेगा, और वो दरार आपके सामने ही है। अब ये है कि भाई पत्ते कौन कौन से छिपाए गए हैं। अशोक चौहान तो निकले, अब प्रणोती शिंदे है, अमित देशमुख है उनके साथ, और कौन कौन नाम है ये अगले आने वाले 1-2 दिन में पता चलेगा। अब देखिए कैसे है ना कि आप इंडिया की बात करते हैं, इंडिया आघाड़ी की, तो इंडिया में से 3 प्लेयर तो निकल गए, तृणमूल कांग्रेस निकल गया, नीतीश कुमार निकल गए, फिर केजरीवाल भी निकल गए। अब यहाँ पर जो कॉन्फिडेंस लेवल कांग्रेस के जो जितने भी सीनियर लीडर्स का, वो कहीं ना कहीं पर कमजोर पड़ रहा है, क्योंकि लीडरशिप की कहीं ना कहीं एक जो प्रॉब्लम है कांग्रेस में, उसको जब तक आप ठीक नहीं करते तो मुझे लगता नहीं है कि कांग्रेस के अब कार्यकर्ता, अब अशोक चौहान जी तो ऑलमोस्ट 70+ रहेंगे जी, उनको तो पार्टी छोड़ के जाने की जरूरत नहीं, लेकिन उन्होंने जो आदर्श रखा है वो आदर्श को संभालने के लिए उन्हें तो कहीं ना कहीं तो सोच रखनी पड़ेगी ना। जी। तो कहने का मतलब ये हुआ, सॉरी प्रदीप, कहने का मतलब ये हुआ कि आपके विश्लेषण के मुताबिक, आपके एनालिसिस के मुताबिक हो सकता है कि कांग्रेस के काफी और लोग भी शायद इस तरफ कूच कर लें, इस तरफ चले जाएं, मतलब बीजेपी की तरफ। देखिए कैसे है ना कि कुछ लोगों की जो मानसिकता है वो पहले से भाजपा के खिलाफ है, तो वो शायद एनसीपी में जा सकते हैं बहुत से लोग, और कुछ लोग जो डायरेक्ट बीजेपी में भी जा सकते हैं। अब देखिए अशोक चौहान जी को, जब अशोक चौहान जी ने आज रिजाइन कर दिया है उनके प्राथमिक सदस्यता और एमएलए के पद का, तो उसको पार्टी से, मतलब भारतीय जनता पार्टी से विरोध हो रहा है। तो हो सकता है वो एनसीपी ज्वाइन करे, हो भी सकता है वो भाजपा बीजेपी में डायरेक्ट जाए। देखिए पॉसिबिलिटी है 2 दिन में। अब तो लोगों का विश्वास जैसे उड़ चुका है पॉलिटिशियन से, तो मैं समझता हूं कि आने वाले 2 दिन में जो भी हैपनिंग्स होंगे कि कौन कहा जा रहा है। यहाँ पर मुंबई में बहुत बड़ी एक कतार लगी है, तो बाबा सिद्दीकी 2 दिन पहले एनसीपी उन्होंने ज्वाइन किया। अब जी, अमीन पटेल जी का नाम सुनते हैं, कभी असलम शेख का नाम सुनते हैं, कभी नसीम खान का नाम सुनते हैं। तो आने वाले जो भी हफ्ते भर का टाइम है, आपको पता चलेगा कि कौन कहा जा रहा है। अच्छा, बाय द वे मिस्टर अशोक चौहान इज 65, he is not 70 yet, he is 65. Okay, 65. Okay, very young. He only looks 70. He is 65. Yeah. Yes. He is quite young. This is the quite young age for the Indian politics. Yes. Absolutely. उद्धव ठाकरे जी has been criticizing that जिस प्रकार से अभी पहले उन्होंने कहा पार्टी छोड़लं, माझं बाप छोड़लं, सिंबॉल छोड़लं, अगर पवार साहब का पार्टी गया अजित पवार जी के पास, अभी वो तो स्पीकर जिस प्रकार से रूलिंग दिया उसमें उद्धव जी को बोले, अभी जो अशोक चौहान जा रहा है, ये जा रहा है, बोले कि ये बीजेपी का एक सिस्टमैटिक ये है कि सबको खत्म करो। और तो हाउ डू यू सी उद्धव ठाकरे जी रिएक्शन, तो कंटिन्यूस रिएक्शन, आलोचना करना प्राइम मिनिस्टर मोदी जी का, ये ठीक नहीं है, जो भी हो रहा हो ठीक नहीं है, राइट फ्रॉम पार्टी। तो ये उद्धव ठाकरे जी के रिएक्शन पे आप क्या कमेंट करना चाहोगे? देखिए इसकी नींव तो उद्धव ठाकरे जी ने रखी थी जब हमारे 6 कॉर्पोरेटर, देखिए
ये सेकंड जो स्पेल आया ना बीजेपी का 14 से लेके 19 और 19 के बाद मतलब 19 के बाद का जो स्पेल है इनका ये 24 तक का, इसमें पार्टियां तोड़ी गई। पहले स्पेल में पार्टियां नहीं तोड़ी गई। पहले स्पेल में जितने लोग थे जी जिनको जो अपने पॉलिटिकल करियर से इनसिक्योर थे उन्होंने बीजेपी ज्वाइन कर ली थी। लेकिन पार्टी तोड़ने का जो एक जो आइडिया है वो कहीं ना कहीं शिवसेना ने दिया था। देखिए आप हमारे जो 6 कॉर्पोरेटर जब तोड़े थे, आप डेमोक्रेसी की बात अब करते हो। आज आपको डेमोक्रेसी, जब इसी डेमोक्रेसी के लिए हमारे राज साहब ठाकरे सोनिया जी से मिले थे, तृणमूल कांग्रेस के ममता बनर्जी से मिले थे और उन्होंने आगाह किया था कि भाई अगले आने वाले चुनाव में अगर आने वाले दिनों में अगर इस डेमोक्रेसी को जिंदा रखना है तो हम सबको साथ में आना चाहिए। शायद आपको याद होगा कि यहाँ पर मुंबई में प्रेस कॉन्फ्रेंस जिसके साथ साथ में अजीत दादा पवार थे, शायद अशोक चव्हाण जी थे, बहुत सारे पार्टियों के लोग थे। अगर उस वक्त ये मूवमेंट चलती तो शायद आपको आज ये जो सिनारियो कुछ अलग दिखता जी। लेकिन बात ये थी कि लीडरशिप की क्वालिटी यहाँ पर नहीं थी इनके पास और कहीं ना कहीं राज ठाकरे इनको सबको सरपास करके आगे जाएंगे, इसके लिए ये पीछे हटेंगे। लेकिन आज शरद पवार जी को उनकी जरूरत पड़ती है। रोहित पवार बोलते हैं कि राज साहब ठाकरे को ये इंडिया जो है इनकी आघाड़ी इसको ज्वाइन करना चाहिए। अब रोहित पवार अभी बहुत छोटे हैं, तो शरद पवार ये बात करे या उद्धव ठाकरे खुद बात करे। Now, how do you see the recent attack on निखिल वागले? अभी सब लोग बोल रहे हैं कि निखिल वागले जाके वहां पर क्या करता और वो अटैक जरूरी था, यू नो, दिस इज एन अटैक ऑन डेमोक्रेसी, लोकतंत्र खतरे में है, लोकतंत्र में दबाना चाह रहा है बीजेपी। नाउ हाउ डू यू सी दिस? संजय राउत से लेके जितने भी लोग आजकल कमेंट कर रहे हैं, निखिल वागले इंसिडेंट, वाज इट नेसेसरी? आपको क्या लग रहा है कि सम गिव अप फ्रॉम द बीजेपी? नहीं, कहीं ना कहीं ये गुंडागर्दी है और कहीं ना कहीं इस पावर को भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता है वो हजम नहीं कर पा रहे। मुझे लगता है कि डेमोक्रेसी में हर किसी को बात करने का स्वतंत्र, हमारे स्पीच ऑफ जो लिबर्टी है हमारी, उसको हमें कायम रखना चाहिए। अगर आपको उनकी बात गलत लगती है तो उसको आप जो डायलॉग्स करते हैं उसको जवाब दीजिए, आपका पक्ष रखिए, आप सभा करिए। आज निर्भया बनो आंदोलन जो चल रहा है, विश्वंबर चौधरी हो, एडवोकेट असीम चौधरी हो, असीम सरोदे हो या फिर निखिल वागले जी हो, इस तरह से अटैक करना, मुझे लगता है कि आई कंडेम दिस अटैक। मुझे ये इस तरह की ये जो गुंडागर्दी है या तानाशाही कोई भी कॉमन जो इंडियन है वो पसंद नहीं करेगा। और मैं तो इसका निषेध करता हूं कि इस तरह से जो अटैक है वो नहीं होने चाहिए। उनकी बात उनको रखने दीजिए। अब उनको जो रिस्पांस मिल रहा है उससे शायद भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता या सरकार घबराई हुई है। अगर एक पत्थर मारने से अगर किरीट सोमैया के ऊपर उनके कार पर जब पत्थर पड़ा था तो कितने लोगों को अरेस्ट किया, अब तक कितने लोगों को अरेस्ट किया? या फिर उदय सामंत के गाड़ी पर जब कार पर हमला हुआ था तो कितने लोगों को अरेस्ट किया था? आज आपने निखिल वागले जी के गाड़ी पर या कार पर अटैक किया, उनको जिस तरह से धमकाया गया, कितने लोगों को अरेस्ट किया? ये मुझे लगता है कि ये लोकतंत्र को सच में कहीं ना कहीं ये गलत तरीके लेके जा रहे हैं। हेमंत कामले जी, जनता पार्टी को सोचना पड़ेगा जी। या बट बीजेपी अर्लियर नेवर यूज्ड टू डू दैट। भारतीय जनता पार्टी पहले ऐसे नहीं करती थी पहले। अभी तो इसको हम उन्माद कह सकते हैं, उन्माद जी, उन्माद कह सकते हैं। तो ये उन्माद कहीं ना कहीं कम हो। मोदी जी इसके बारे में सीरियसली सोचे, देवेंद्र फडणवीस इसके बारे में सोचे अगर महाराष्ट्र में इस तरह से उन्माद हो रहा है। और भारतीय जनता पार्टी के जितने भी आला कमान अधिकारी है, जो भी नेता है, उनको इस बारे में सीरियसली सोचना पड़ेगा कि आप जो कहेंगे वही बात हम नहीं कहेंगे, कोई नहीं कहेगा। वो गाना हम नहीं सुनेंगे, जो तुमको पसंद वही हम बात करें, हम नहीं बात करेंगे, हम हमारी बात करेंगे। लेकिन हेमंत कामले जी, एक छोटा सा साइड लाइट, आई डोंट नो वेदर यू वांट टू कमेंट ऑन दिस। संजय राउत साहब कहते हैं कि अब अशोक चव्हाण जो है, ही कैन क्लेम द कांग्रेस पार्टी नेम एंड सिंबल। अब तो छोड़ के चले गए, तो अब उनको नाम और सिंबल कांग्रेस का मिल जाना चाहिए। कैसे है? एक बात मैं कहना चाहूंगा, संजय राउत जी ने जिस तरह से तंज कसा है वो तंज कसा है उन्होंने, लेकिन
कांग्रेस पार्टी में वो डेमोक्रेसी है अब तक। जी फिर जिस तरह से राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, सोनिया गांधी का इस तरह से नाम लिया जाता है, लेकिन उनके पास अभी तक थोड़ी तो डेमोक्रेसी बची है। वो राष्ट्रवादी कांग्रेस या शिवसेना जैसे अब तक उतने तानाशाह नहीं बने। तो संजय राउत जी, मैं समझता हूँ अपने पार्टी के बारे में सोचिए ना यार, कि आपके पार्टी में हर दिन कोई ना कोई छोड़कर जा रहा है। आप अपने पार्टी को बचाने की कोशिश करिए ना। आपको कांग्रेस की क्या पड़ी है? अब तक तो आप कांग्रेस को गाली दे रहे थे, अब तक आप सोनिया जी के बारे में बोल रहे थे, अब तक आप राहुल गांधी जी के बारे में बोल रहे थे, अब तक आपने राजीव गांधी जी के बारे में क्या क्या कहा, पंडित नेहरू जी के बारे में क्या। अब आपके वो आदर्श बन गए। ये वक्त के क्या क्या कह सकते हैं हम लोग उसको, कि वक्त की मांग है इनकी, कि भाई हम डूब रहे हैं तो कोई ना कोई तो बचाने के लिए हाथ चाहिए। पर हाथ पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं कांग्रेस और राष्ट्रवादी, जो भी मिल रहा है उसका हाथ पकड़ रहे हैं। तो पहले तो आप अपना घर देखिए, अपने लोगों को बचाइए। तो सर ये बताएं, in terms of the so-called meetings, or in not so-called actual meetings that have taken place between Mr. Raj Thackeray and Mr. Devendra Fadnavis and others, is there anything on in terms of an understanding for the election or something like that between the MNS and the BJP? कुछ हो रहा है सर? देखिए कैसे है ना, कि इस स्टेट में इतने सारे प्रॉब्लम्स हैं, इसके लिए आप स्टेट के चीफ मिनिस्टर हो, डिप्यूटी चीफ मिनिस्टर हो, होम मिनिस्टर हो, या फिर पर्टिकुलर डिपार्टमेंट्स के मिनिस्टर हो, आपको उनसे बात करनी पड़ती है। देखिए हमारे गजानन काली जी जो है न्यू मुंबई के वहां के शहर अध्यक्ष, उन्हें करीबन 7,500 से 8,000 लोगों का जो सिडको के घर थे, जो करीबन 36 लाख या 34 लाख के घर थे, उनकी प्राइस कम करके 27 लाख लेके आए। तो हर एक घर की कीमत 7 लाख से कम हो गए, 468 करोड़ वहां के लोगों के बच गए। तो इस ऐसे काम करने के लिए, ऐसे डिसीजन लेने के लिए आपको चीफ मिनिस्टर, डिप्यूटी चीफ मिनिस्टर को मिलना पड़ता है। तो इस तरह के पब्लिक कॉज के लिए, सिविक प्रॉब्लम्स के लिए अगर राज ठाकरे साहब अगर मिलते हैं, तो इसमें बीजेपी की हमारी जरूरत क्या है? अब मुझे तो लगता नहीं अब तो उनको अब तक हमारी जरूरत पड़ेगी, क्योंकि हर दिन वो आए दिन कांग्रेस से ले रहे, एनसीपी से कुछ ले रहे, कभी वो शिवसेना से। तो इतने सारे लोगों को कहाँ रखेंगे? मुझे तो लगता है सब पार्टियों को एक साथ भारतीय जनता पार्टी में प्रवेश सिंगल पार्टी कॉन्स्टिट्यूशन चेंज करके। नो, यस। और I want to know that Raj Sahab Thackeray was the first person who said that जहांगीर पाटिल जी का सब मांग सरकार ने एक्सेप्ट कर लिया सिवाय मराठा रिजर्वेशन के। तो उसके बाद जहांगीर पाटिल वाज एक्यूजेशन राज साहब पर। तो आज भी नथिंग हैज हैपेंड बाय मराठा रिजर्वेशंस। बोलने के लिए है 54 लाख का नोंदीकरण हो गया, और फिर जहांगीर पाटिल साहब भूख हड़ताल पे बैठे, आंदोलन पर बैठे। नाउ इज जस्टिस किसी को, भुजबल साहब ने कहा कि हे ओबीसीचा फसवणूक, मराठा का फसवणूक या ओबीसी का अन्याय हमको मालूम नहीं है। तो अभी भी कंफ्यूजन हेमंत जी पूरे प्रिवेल्ड है सब जगह। देखिए राज साहब जो है ना, वो प्रैक्टिकल बात करते हैं। उन्होंने यही कहा था कि जहांगीर पाटिल जी जब वहां से निकले थे, तो उन्होंने कहा था मैं आरक्षण लेकर ही वापस जाऊंगा। तो उनका सवाल एक ही था राज साहब, कभी आपने आरक्षण लेकर जाने की बात करिए कि आप आरक्षण लेकर ही अपने गांव में सराठी अंतरवाली में लौटने वाले थे, तो आपको आरक्षण तो मिला नहीं। अगर आरक्षण मिलता, अगर आपके प्रॉब्लम सॉल्व होते, तो आप फिर से अनशन में क्यों बैठे थे? तो कहीं ना कहीं देखिए, इस महाराष्ट्र में 37% मराठा समाज है। आपने अब तक 54 लाख अगर ये कुणबी समाज के अगर उनको सर्टिफिकेट, तो कितने अभी यहाँ पर बाकी है? कितने लोग बाकी है? करीबन 3-3.5 करोड़ लोग बाकी है जिनको वो आरक्षण के, जब आरक्षण डिक्लेयर होता तो ये नौबत ही नहीं आती। तो कहीं ना कहीं ये टेक्निकल प्रॉब्लम है, और इसको प्रैक्टिकली लेना पड़ेगा मराठा समाज को भी और जहांगीर पाटिल जी को भी, कि जिस तरह से ये पार्टियां इनके साथ खिलवाड़ कर रही है मराठा समाज को, तो मराठा समाज के भावनाओं के साथ, इस पर राज साहब ने बात की थी, ना कि जहांगीर पाटिल जी के खिलाफ कुछ बात की थी। उनका सवाल एक ही था कि भाई आरक्षण मिला ही नहीं है, आरक्षण को आप लो, अगर आपका हक है तो आप लो। वो तो खुद गए थे उनको मिलने, और तभी भी उन्होंने कहा था कि भाई इनसे सावधान रहिए, ये लोग जो शब्दों के खेल करते हैं, इससे आप सावधान रहिए। वही बात हुई। So they are holding a special session on February 16th. That's what the reports which are coming in. 16 फरवरी को एक स्पेशल सेशन हो रहा है महाराष्ट्र असेंबली का, जिसमें
ये प्रावधान जो है ये पास हो जाएगा, ऐसा कहा जा रहा है। अगर होता है तो हम खुश होंगे, क्योंकि एक समाज को, जो समाज यहाँ पर एक अच्छी परसेंटेज रखता है और सच में वो आज की तारीख में इकोनॉमिकली पिछड़े हुए, तो उनको कहीं ना कहीं अगर राहत मिलती है तो हम खुश हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर सरकार इस तरह का कदम उठाती है और जो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन यहाँ पर है, फिर इन जो हमारे समाजों में जो एक तरह की फूट हो रही है, उसको कहीं ना कहीं जोड़ने का काम हो जाएगा। और मैं समझता हूँ कि ओबीसी समाज भी इसको समझ ले तो हम समाज को जोड़ने की और हिंदुस्तान या भारत बनाने की बात करते हैं, ये कहाँ पर हम लोग एक दूसरे को बांट रहे हैं। तो सरकारें जो भी हो, महाराष्ट्र सरकार हो, केंद्र सरकार हो, इसके बारे में जरूर सोचे, सीरियसली सोचे, और अगर ऐसे सोचते हैं तो मैं जरूर इसका अभिनंदन करूंगा। लेकिन मैं तो वापस जाता हूँ राज ठाकरे जी के पास, कि राज ठाकरे जी ने जो मुझे पहला इंटरव्यू दिया था, बहुत लंबा इंटरव्यू था, कोई 1-1.25 घंटे का था, उनके घर पे ही थे। Over there he had said, which by the way the same quote has been repeated by other people and other people have claimed credit for it, which is absolutely not true. This was first said by Mr. Raj Thakre, and I am very glad to say, and I claim credit for the fact that it was on the RTB show. I tell everybody that. But what he had said was, अरे देश कैसे तरक्की करेगा जब हम सब लोग अपने आप को पिछड़ा बताने की होड़ में लगे हैं। हम लड़ाई कर रहे हैं कि हम पिछड़े हैं, तो आप प्रोग्रेस कैसे करेंगे? Now this I think defines everything. What do you think, Hemant Kamble साहब? देखिए कैसे नहीं, ये आपने मतलब उनका जो कोट है परफेक्ट है। मैं भी मेरी राय इस पर रख चुका हूँ कि जो आरक्षण के मामले में, इस आरक्षण को खत्म करना है तो यू हैव टू सर्टिफाइड एवरी पर्सन हु हैव टेकन द रिजर्वेशन, कि भाई ये आरक्षण का मुद्दा कब आया था, किस लिए था, कि आपको सामाजिक और आर्थिक स्तर पर जो समानता मिले। अगर किसी को मिली है, किसी ने उसका फायदा उठाया है, तो वो अभी उस सर्विस को आपको डिस्कंटिन्यू करना पड़ेगा। क्योंकि आपके बच्चे को, आपको मिला हक, आप इंजीनियर बने, आप आईपीएस बने, आप आईएएस बने, आईएफएस बने, आईआरएस बने या कुछ डॉक्टर बने, तो आप कैपेबल हो गए, तो अगले आने वाली पीढ़ी को ये मिलेगा नहीं, तो अगले 20 साल में आप इस आरक्षण को खत्म कर सकते हो। दुरुस्त बात, एब्सोल्युटली ट्रू, राइट। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू वेरी मच हेमंत कामले जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू वेरी वेरी मच। ऑलवेज अ ग्रेट प्लेजर meeting anybody from my own favorite political party. I have two favorite political parties. One, of course, is the Maharashtra Navnirman Sena. The other one is the Aam Aadmi Party. Both parties have an alternative model of development as opposed to the BJP. Nobody else is talking about their model of development. बाकी कोई आपका विकल्प क्या है उसके बारे में कोई बात नहीं करता है। सिर्फ MNS बात करती है या आम आदमी पार्टी बात करती है, और कोई बात नहीं करता है। राइट, थैंक यू सो मच सर। नमस्कार, जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय भवानी। थैंक यू सर। जय भवानी, जय हिंद, जय महाराष्ट्र। Oh God, I really love the enthusiasm of these guys. Yes. And I hope they do well Yes. in the coming elections. They will. I hope people are wise and they. यंग टीम है सर, एकदम यंग टीम है राज साहब ठाकरे के पास। That's right. The time that